नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। भले ही भारतीय जनता पार्टी को ने 370 और 400 पार का नारा दिया हो, लेकिन वो 370 और 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए तमाम तरह के जतन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन लग ही रहा है उसको किसी भी तरह से कामयाबी हासिल होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भाजपा, जो पुरानी भाजपा थी, लग रहा है कि वो पूरी तरीके से बदल गई है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी कम बल्कि दल बदलुओं की पार्टी ज्यादा नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मैं आपको बताऊंगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 405 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और 405 जो उम्मीदवारों की लिस्ट उसने जारी की है, उनमें से जो 291 यानी कि 291 जो सिटिंग एमपीज थे, उनमें से 101 के टिकट उसने काट दिए हैं। जो नए चेहरे वो लेकर आए हैं, वो ज्यादातर वो चेहरे हैं जो दल बदलू हैं, यानी कि दूसरे दलों से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी, सीबीआई, आईटी है, उसके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सबके सारे दाग जो हैं वो धुल जाते हैं। और इसी तरीके से उसने इन तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। किस तरह से शामिल किया है, ईडी के समन किस तरह से उनके पास गए हैं, कैसे उनकी फाइलें खुली हैं और फिर किस तरह से उनके दाग धुले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में आकर बिल्कुल वो एकदम से कोरे और नए हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। राज्यसभा में भी आपने देखा था कि कैसे जो जो नेता दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में गए, कैसे उन्हें फौरन राज्यसभा भेज दिया गया। और अब लोकसभा के चुनाव में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे, उन सबको दरकिनार करके जो पैराशूट के जरिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या जो डर रहे हैं, या जिनको डराया जा रहा है और जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, जिनकी रीढ़ विहीन जो नेता हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सबको फौरन टिकट दिए जा रहे हैं, उन सबको फौरन चेहरा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मेरठ से अरुण गोयल आप सबको याद होंगे, जो रामायण पुराना सीरियल आता था उसमें भगवान राम का किरदार वो निभाते थे। मंडी से कंगना रनौत को, और इसी तरीके से अभी शिंदे ग्रुप में जो शिवसेना का शिंदे ग्रुप है, उसमें गोविंदा ने उसको ज्वाइन किया है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले उन्होंने यूं ही तो ज्वाइन नहीं किया है रेवड़ी बांटने के लिए, उनको भी जल्द इनाम दिया जाएगा। और इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जो दूसरे दलों से आए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तमगा दिया है, यानी कि टिकट दिया है, और टिकट देकर उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है। और जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे, वो सिर्फ अब दरी बिछाने के काम ही आएंगे। जी हाँ, यही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई बीजेपी, जहां पर आप ये देखिए कि सामान तो अंदर वही नया है, यानी कि उसी तरीके से उसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जो होल है, जो उसका रैपर है, वो नया है। यानी कि जो दल बदलू नेता हैं, वो चेहरे हैं जिनको उन्होंने अपना चेहरा बनाया है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके जितने भी पाप हैं, वो शायद नए चेहरों के जरिए धुल जाएंगे। जो उसकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लोग नहीं देखेंगे और सिर्फ चेहरे पर वोट कर देंगे। अब तक तो चेहरा नरेंद्र मोदी थे और एक अकेला सब पे भारी की बात कही जा रही थी, लेकिन अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे ही नैया पार हो रही होती, तो इतनी बड़ी तादाद में सिटिंग एमपीज के टिकट नहीं काटे जाते। वो गुजरात मॉडल जो आपको बेचा गया, जिसके जरिए 2024 में गुजरात मॉडल का जो एक गुब्बारा आपके सामने पेश किया गया, जिसके जरिए हो सकता है बहुत सारे आप में से लोगों ने वोट किया हो, वहां पर आप ये देखिए 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में, और उनमें से जो सिटिंग जो एमपीज हैं, उनमें से तकरीबन 14 के टिकट जो हैं वो काट दिए गए हैं। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर टिकट जो है वो एक स्टेट के काटे गए हैं, जिस मॉडल को आपके सामने पेश किया गया, जिस मॉडल को सबसे ज्यादा आपके सामने बेचा गया। ये खबरें आपको देखने सुनने के लिए नहीं मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी दरबारी मीडिया है जो आपके सामने तस्वीर पेश करता है, वो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि एक लहर है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से बीजेपी की नैया पार होने जा रही है।
लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रही है। आज उसने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उसने बाकायदा तौर पर डेमो दिया। डेमो देकर उसने दिखाया कि देखिए ये है बीजेपी की वॉशिंग मशीन, इसमें उसने एक टी शर्ट डाली, बाकायदा तौर पर डेमो दिया और देखिए अब इसमें से ये जो टी शर्ट निकली है उसमें सारे दाग जो हैं वो धुल गए हैं। पवन खेड़ा ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो जो है वो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जो उन्होंने सख्त बातें कही हैं उस पर भी बात करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये सब करने की मतलब जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के जो अकाउंट सीज किए गए हैं, जो उनको 1800 करोड़ का नोटिस दिया गया है, जो 135 करोड़ की उगाही उनके अकाउंट से की गई है, उसको उन्होंने टैक्स टेररिज्म नाम दिया है। और जिस सख्त तेवर में राहुल गांधी नजर आए, पुरानी उनकी बाइट है, लेकिन आज जिस तरह से लगातार कांग्रेस के को आईटी डिपार्टमेंट से नोटिसेस मिल रहे हैं, एक तरह से पंगु और अपाहिज बनाकर विपक्ष को नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएं। वो 56 इंच और एक अकेला सब पे भारी की बात करते हैं, लेकिन वो कितने बुज़दिल हैं ये साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। और एक पूरा एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस सब में आप ये देखिए कि कैसे जो लगातार पैराशूट करके कैंडिडेट्स लाए जा रहे हैं उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी है। और यही वजह है कि 405 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई है उनमें से 291 जो सिटिंग एमपीज थे उनमें से 101 के टिकट जो है वो काट दिए गए हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान, वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ उमाकांत लखेरा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, और उसके साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत टंडन जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत, इस्तकबाल। उमाकांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अभी की अगर हम बात करें, 405 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। 291 जो सिटिंग एमपीज है उनमें से 101 जो है वो उनके टिकट काट दिए गए हैं। सिर्फ गुजरात की बात कर ली जाए तो तकरीबन 14 टिकट हैं जो वहां से सिटिंग एमपीज के काट दिए गए हैं। जितने भी पैराशूट कर जितने भी दल बदल करके जो भी बीजेपी में शामिल हुआ उन सबको टिकट दिया जा रहा है। आखिर क्या इसके सहारे बीजेपी अपनी नैया पार करना चाहती है और क्या वाकई में पैकेट में माल पुराना और नया आप खोल चढ़ाकर क्या लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, कोई डिस्कशन, कोई चर्चा करना ही फिजूल है इस बारे में। तो 405 घोषित हो गए हैं, तो 400 पार तो कर ही दिए लिस्ट, तो अब तो कमी कुछ रह नहीं गई है। और अब तो ये होगा कि अभी जहां जहां छूट गए हैं, जहां जहां झगड़े चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, पार्टी में कोई धमकी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो धमकी देगा पार्टी के भीतर, जिसका कोई जनाधार होता है या कोई धमकी देगा, तो उसके लिए तो उसका तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पहले हमने देखा था कि पहले भाजपा जैसी पार्टी में ये होता था कि भाई वो उसकी आरएसएस में, संघ पृष्ठभूमि में वो कितना रचा बसा है, कितना वो संघ के जो भी विचारधारा है उनकी, अच्छी बुरी, तो उस विचारधारा जरूर होनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग उनकी जो भी वो पार्क वगैरह में ट्रेनिंग हम देखा करते थे बचपन से, वो ट्रेनिंग देते थे और फिर उससे निकल करके जो आते थे उनके उसमें कुछ लोग भले लोग भी होते थे। ऐसा नहीं था कि सारे लंपट है, उनमें कुछ लोग भले लोग भी होते थे और वो आगे जा करके आरएसएस से दूसरे लोगों के लिए उदाहरण में बनते थे। लेकिन ये जो मोदी और शाह की जो भाजपा है, इसने सबसे बड़ा काम किया है कि जो विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता होती थी उस प्रतिबद्धता को खत्म कर दिया, उसका तिलांजलि दे दी या उसको गटर में डाल दिया। अब यह है कि चूंकि सत्ता आपको चाहिए, किसी भी सूरत में एन केन प्रकारेण आपको सत्ता चाहिए, तो सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहे, कुछ भी करना पड़े, डकैती डालना पड़े, लूट करनी पड़े, लेकिन आपको ये चुनाव जीतना है। क्योंकि इनको समस्या ये है इनके साथ कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये आसानी से सत्ता छोड़ने वाले जीव जंतु नहीं है। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि देखिए आखिरी मौके तक हम सत्ता में बने रहना चाहेंगे जब तक इनके शरीर में प्राण है। ऐसा मेरे को इनके जो
बॉडी लैंग्वेज और इनके जो कार्य प्रणाली है उसको देख करके, जो वर्किंग स्टाइल है उसको देख करके। देखिए, तीसरी चौथी बात है कि जो सत्ता की हवस, कई लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं भाई पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठते थे हम उनके साथ भी, कांग्रेस के लोग भी, बीजेपी के लोग कह रहे साहब 4 टर्म बहुत हो गया, अब जो है अपने परिवार को हमने पूरा इग्नोर किया और अब सोचते हैं कि परिवार के साथ को बिताया जाए, बहुत मुश्किल हो गया है पब्लिक लाइफ में इतना लंबे समय तक रहना। लेकिन इनके साथ ये बात नहीं है ना, इनके साथ इसलिए नहीं, इनके साथ दो बातें हैं। एक तो कुर्सी की हवस, कुर्सी की हवस किसी भी सीमा तक कुर्सी चाहिए, क्योंकि अगर कुर्सी हाथ से चली गई तो हमारे लिए सत्ता जाने के बाद जो भी रिजिम आए, इवन इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आए, तो वो उनमें कुछ नैतिकता बची है। अगर डिमांड होगी कि साहब इनके खिलाफ कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाए, कोई सुप्रीम कोर्ट बरूटर जांच बिठाए, इन्होंने जो घपले घोटाले किए हैं, इन्होंने इस देश के ट्रेजरी को लूटा है, इस देश में स्टेट बैंक के जरिए आपने जो बॉन्ड खरीदे हैं, उस बॉन्ड में आपने जो घोटाला, जिसको निर्मला सीतारमन के हस्बैंड ने कहा ये सबसे बड़ा घोटाला है, तो मैं ये मानता हूं कि एक तो ये चीज है, दूसरा ये कि जो पैसा कमाने की जो हवस है, खुलेआम आरोप लग रहे हैं, ये पैसा इनका है, ये भी आरोप लग रहे हैं। ये कोई बड़े जिम्मेदार लोगों ने बोला ये इनका पैसा है, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अडानी, अंबानी को तो हम नहीं कहेंगे, वो तो खानदानी रईस था, लेकिन अडानी जो पिछले 2014 में उसका कहीं नामो निशान अता पता नहीं था, एक छोटा सा वो लाइजनर था और छोटी मोटी वो धंधा पानी करता था, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में उसको सौंप दिया गया है। तो दो क्षेत्र है कुल मिलाकर के, एक तो सत्ता की हवस है, एक पैसे की हवस है। ये सत्ता और पैसे की हवस इन दोनों को और इतनी ज्यादा है कि ये लोग भूल गए हैं कि ये सत्ता और पैसे की जो हवस है, इससे ये देश के पब्लिक लाइफ का कितना नुकसान कर रहे हैं। ये खुद जिस पार्टी में नाव में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उसमें कितना नुकसान उस पार्टी को कर रहे हैं, क्योंकि वहां सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लीडरशिप कहीं है ही नहीं, और इनको ये लगता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और ये जो लोगों को दल बदल करके ला रहे हैं, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये पता कर रहे हैं कि देखिए ये ईमानदार आदमी नहीं होना चाहिए, ये अगर ऑनेस्ट आदमी होगा, ये डेडिकेटेड होगा, इसका वैल्यूज में यकीन करने वाला व्यक्ति होगा, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। जो चोरी डकैती में कहीं पकड़ा गया हो, घूसखोरी में पकड़ा गया हो, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और बड़ा बड़ा ईमानदारी डकैत, जो चोर डकैत है जिन्होंने इस देश की ट्रेजरी को लूटा है, ऐसे पॉलिटिशियनों के साथ बड़े ईमानदारी से भी काम करते हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल भर्ती हुआ बीजेपी में 4-6 महीने पिछले साल भर्ती हुआ। अब उसके साथ कमिटमेंट था कि देखिए आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, हालांकि वो भ्रष्टाचार के आरोप हम लोगों ने लगाए, मतलब भ्रष्टाचार की जो लिस्ट घोषित की वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। तो भाई भले ही हमने आरोप लगाया, लेकिन चूंकि अब आप वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, तो अब आप ऐसा करें। तो फिर प्रफुल्ल पटेल ने बोला होगा कि भाई ये बताइए कि आपने मेरे से कमिटमेंट किया था, अब तो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आ चुके हैं, और मेरे खिलाफ केस वैसे के वैसे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कर देते हैं चुनाव के पहले, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल भी बिजनेसमैन है, उसे लगा कि ऐसा ना हो कि सामान बिक जाए और साले जो कमिटमेंट इन्होंने पूरा नहीं किया, तो इनके भागते चोर की लंगोटी जो हाथ लग जाए, जितनी लग जाए, तो फटाफट 3 दिन पहले सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी उनके खिलाफ जो घोटाले के आरोप थे। जो वो मिनिस्टर थे एयर इंडिया में, जो उन्होंने वहां जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो भी लूट खसोट, एयर इंडिया के तत्कालीन तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट्स अफसर थे, उसमें कईयों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कईयों के खिलाफ नहीं हुई। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यहाँ आपको टिकट दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है कि देखो शरीफ आदमी की तो फाइल इनके पास है नहीं। जो बेईमान आदमी है, जो भ्रष्ट आदमी है, उस भ्रष्ट आदमी को पकड़ करके इन्होंने ले आया है, ताकि वो इनके साथ गुलाम इसलिए बन के रहेगा कि जैसे ही वो इधर उधर बात करेगा, वो इनको फाइल दिखा देंगे। जैसे कई लोगों को सुना है कि इन्होंने बुला करके फाइल बता दी कि देखिए हमें मजबूरी में आपके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब कुल मिला करके कि ये देश की पब्लिक लाइफ को, जिस देश में आजादी की लड़ाई में 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल लगे, 3 पीढ़ियां गुजर गई आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, जहां ये लोग कहीं नहीं थे, किसी मूवमेंट में, किसी जुलूस में ये लोग कहीं नहीं थे। लेकिन जो आजादी हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने विरासत में दी, उस आजादी को मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, कैसे हाईजेक किया जाए,
कैसे इसको इसको बांग्लादेश बना दिया जाए। बांग्लादेश में तो 6 अपोजिशन लीडर की जेल में मौत हो गई, अभी 4-6 महीने जी पहले वहां चुनाव हुआ, 3 महीने पहले। तो वहां बांग्लादेश से भी बाकी चीजों में भी अभी 6 लोग वहां जेल में मौत हो गई, 6 लोगों की, विपक्षी नेताओं की, जो शेख हसीना की सरकार को, तो इन्होंने पूछा होगा, कुछ गुर सीखे होंगे कि भाई ये बताओ कि जेल में इन लोगों को कैसे मारा जाए। तो उन्होंने कहा आप पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप बांग्लादेश से पिछड़ चुके हैं, आप रोजगार में पिछड़ चुके हैं, आप जीडीपी में पिछड़ चुके हैं, आप कौशल निर्माण में पिछड़ चुके हैं, आप इकोनॉमी में पिछड़ चुके हैं। कम से कम छोटे मोटे और चीजों में आप उसका अनुसरण करें और इस देश में राजनीतिक नेताओं की हत्या करें, उनको जेल में डालें, उनको जहर दें, और जो हालात है देश के सामने, मुझे लग रहा है पब्लिक देखेगी। और देश में कुछ अगर कोई तंद्रा जगी होगी तो वो जगेंगे, उठ खड़े होंगे। अभी इन लोगों को सत्ता से हटाने के वक्त के लोग इंतजार में है। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए हैं उमाकांत जी। लेकिन प्रशांत जी, मेरा सवाल ये है कि शायद किसी और पार्टी में अगर इस तरह से किया होता कि इतने बड़े पैमाने पर सिटिंग एमपीज के टिकट काटे गए होते या फिर दल बदलुओं को इतनी अहमियत दी गई होती, तो शायद वहां पर बगावत हो जाती। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है। यहाँ पर अगर दूसरे नेताओं की ईडी के जरिए समन भेजे जाते हैं या उसे फंसाया जाता है, तो शायद अपनों के लिए उनके पास सीडी होती है। और यही वजह है कि वहां पर कोई बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है। किसी भी सीएम का, कभी भी सिटिंग सीएम का वो इस्तीफा करवा देते हैं। अभी 6 जो एक्स सीएम हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको टिकट दिए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है वो इसमें ताजा एग्जाम्पल है। आपको नहीं लग रहा कि अंदर खाने क्या बीजेपी में किसी भी तरह की कोई बगावत की सुर, कोई सुगबुगाहट कुछ नहीं है? कुछ भी कर लिया जाए, सब क्या इसी तरह से खामोश बैठ जाएंगे? और क्या जनता भी इतनी बेवकूफ है कि उसके सामने आप नए चेहरे लेकर आएंगे और एक बार फिर से इस आत्मविश्वास के साथ, अति आत्मविश्वास के साथ, कि फिर से उन्हें जीत हासिल हो जाएगी? क्या ये सब कुछ मुमकिन है? क्या इतना ही सिंपल और सादा है? देखिए, बीजेपी जो है वो पार्टी के तौर पे अब वैसी नहीं बची है जैसी पॉलिटिकल पार्टी वो होती थी। पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना और सत्ता में आना नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी देश और समाज में एक सकारात्मक रुख भी कायम करती है। कई जगह आप मान लीजिए केंद्र सरकार में तो बीजेपी सत्ता में है, बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, कई राज्यों में बीजेपी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष में है। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि विपक्ष के तौर पे बीजेपी उन राज्यों में क्या कर रही है। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर होता है वो छोड़ चुकी है। अब वो केवल और केवल सत्ता में आने का, यानी इलेक्शन लड़ने की मशीन है। और साथ साथ उसके पास, जैसा कांग्रेस ने आज दिखाया, वॉशिंग मशीन है, ईडी सीबीआई है, ये सारी चीजें हैं। तो वो उस वॉशिंग मशीन का डर है कि अगर, जैसे मान लीजिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, क्यों उनको हर 15 दिन में गांधी परिवार के खिलाफ एक बयान देना पड़ता है? उनके ऊपर लगातार डर है कि किसी भी दिन वो वॉशिंग मशीन के बाहर जा सकते हैं, फिर फाइलें खुल जाएंगी। तो इस डर से लोग बीजेपी में नहीं बोलते। दूसरी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस के बीच में हैं। जी 100 से ऊपर एमपीज का टिकट काटने का सीधा मतलब ये है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, इस बात को मांग रहे हैं कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, जमीनी तौर पे आपके पास फीडबैक है, और आप उस एंटी इनकम्बेंसी को कैंडिडेट बदल के आप एड्रेस करना चाहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी साहब के चेहरे पे सब जीत कर आए थे, तो जो मोदी साहब के चेहरे पर जीत के आए थे उनको बदलने की क्या जरूरत है? कोई भी जीत सकता है। जब लहर चलती है बुशरा जी, तो लहर में तो बिजली खंबे को भी आप टिकट को भी जीत जाता है। तो लहर नहीं है। पहली बात तो ये कि एक्नॉलेजमेंट है कि लहर नहीं है, और वो हम देख भी रहे हैं। आप देखिए, पिछले एक सप्ताह के, आप 10 दिन के मोदी जी के बयानों को आप देखिए, या पिछले 2 महीने जब से इलेक्शन की मौसम चल पड़ा,
किसी एक मुद्दे पर वो 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। उनके मुद्दों की शेल्फ लाइफ नहीं है। आप देखिए दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देखिए, चाहे वो जातिवाद जनगणना है, चाहे वो रोजगार का मसला है, चाहे वो किसानों को जो है वो न्यूनतम मूल्य देने का मामला है, एमएसपी का कानून का मामला है, विपक्ष जो है इस मामले में इस अटका हुआ है, वो दाएं बाएं नहीं हो रहा है। लेकिन आप मोदी साहब का आप देखेंगे जो कि चीफ कैंपेनर हैं और 10 साल से वो कैंपेन कर रहे हैं, तो वो एक मुद्दे पर 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। उनको राहुल गांधी के भाषण सुनने पड़ते पूरे के पूरे, कोई एक शब्द निकाल ले, शक्ति निकाल ले, कुछ निकाल लें, उससे उसको लेके विवाद करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान देखने पड़ते हैं। एक बात ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपके खिलाफ लोगों का मिजाज है और आपके लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बात, जो आपने करप्ट लोगों को ले लिया, कांग्रेस को, मैं लंबी लिस्ट है वो पवन खेड़ा जी ने पढ़ी, हम सब जानते हैं वो लिस्ट को। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसमें मुकुल रॉय आए थे शुरू में, वापस चले गए तृणमूल कांग्रेस, शुरुआत वहीं से हुई थी वॉशिंग मशीन की। प्रफुल्ल पटेल हैं जिनका सीबीआई ने कोर्ट दे दिया, छगन भुजबल ने जेल रहा है। उसके बाद आप देखिए अशोक चौहान अभी आ गए, अभी नवीन जिंदल साहब को टिकट दे दिया। ये सब वॉशिंग मशीन से निकल कर आए लोग, तमाम सारे लोग, ये 100 से ऊपर लोग हैं। एक नाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, कितनों के नाम ले, आपका शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इन सब लोगों को लाकर अब जो आप बीजेपी, तो विजिबिलिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी विचारधारा, आपका बैकग्राउंड को कोई मतलब नहीं, आप पैसे खर्च कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, ये बात है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है उषा जी, कि जो राहुल गांधी ने कही, जो कल उन्होंने ट्वीट किया कि इन अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए मोदी साहब क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ, कभी कभी शक होता है कि यार आपके खिलाफ इतना माहौल है, आप 100 कैंडिडेट बदल रहे हो, फिर भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस का रीजन 2 है। इलेक्शन कमीशन, जो कि इसको हमें निष्पक्ष नहीं कह सकते आज की तारीख में, और दूसरा जो है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के सिंडिकेट के जरिए आप आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को आपने बंद किया हुआ है, पूरी लगभग आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को आपने बंद किया हुआ है, जो टॉप लीडरशिप है। आपने कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, रोज नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, उनके खाते सील कर रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी के सारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये गलत धारणा है। उषा जी, उमाकांत जी जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी के सहारे इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी, नहीं जीत पाई। अभी पिछले सप्ताह देखा, और मुझे इमरजेंसी की याद आ रही थी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये फीडबैक दिया था कि मैडम आप जीत रही हैं, चुनाव करा दिया उन्होंने। अमेठी रायबरेली से भी वो हार गई। ऐसा ही फीडबैक जेएनयू का भी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। जब आपने कश्मीर का चुनाव नहीं कराया तो जेएनयू का भी नहीं कराते, लेकिन उसी फीडबैक के आधार पर चुनाव करा दिया। आप देख लीजिए नतीजा क्या हुआ कि चारों टॉप सीट पे एबीवीपी गायब हो गई। तो ब्यूरोक्रेसी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये गलत धारणा है। मोदी जी ने अपने पूरा वचन ब्यूरोक्रेसी की सिंडिकेट पे रख दिया है, और राहुल गांधी की चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट, ये संदेश जाना चाहिए। मैं और डिटेल में बात करूंगा जब दूसरी बार आऊंगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कल भी प्रशांत जी, जो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, कल भी हमारे शो में हमारे गेस्ट ने कहा था, और फिर उसके बाद एक हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने कमेंट किया था, और कमेंट करके उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष और आजाद था।
तो वो ये डिफरेंस बता रहे थे कि आप इमरजेंसी की तुलना करते हैं, लेकिन अभी के चुनाव आयोग और तब के चुनाव आयोग की अगर आप तुलना करें, क्योंकि उसी के सहारे, पूरी उसी मशीनरी के सहारे इलेक्शन होता है, तो इमरजेंसी के दौरान चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और आजाद था। ये कमेंट उन्होंने किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये आप बता सकते हैं कि जी जी एक उसमें करेक्शन कर दूं मैं। चुनाव आयोग जी सीएन सेशन के और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से आजाद हुआ है। चुनाव आयोग पहले भी ऐसे ही था जैसा आज है। ओके चुनाव आयोग पहले भी ऐसा ही था। जी जी। लेकिन उमाकांत जी, क्या आपको लग रहा है, अभी हम कल एक बड़ी, एक महा रैली जो है वो दिल्ली में होने जा रही है, दिल्ली के रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान कई वजूहात से बहुत ऐतिहासिक और तारीखी रहा है, और तारीखी इसलिए भी रहा है कि आज जहां पर सारे गठबंधन के तमाम नेता वहां इकट्ठे होने जा रहे हैं, वो 2014 हम याद करें कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन और केजरीवाल उसके हीरो रहे, उन्होंने अपनी पूरी सियासत की जो बिसात बिछाई। आज आप देखिए कि वही जो है वही उसी भ्रष्टाचार में आज के आरोप में वो जेल में है, और उन्हीं को लेकर या उन जैसे नेताओं के लिए ये एक महा रैली जो है वहां से की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये रैली की जा रही है। तो ये भी है कि सत्ता देखिए किस तरह से, और जो पूरे समीकरण है और जो सियासत है वो कैसे बदल रही है 2024 में। लेकिन आने वाले वक्त में जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि पूरे के पूरे जो जिस तरह से जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, वो वैसे आगे आने वाले वक्त में उन सबको देखा जाएगा, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण आप इस बात को मानते हैं, और क्या वाकई में ये बात जो राहुल गांधी ने कही है, इससे कोई चीज आपको बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि चारों तरफ से आप ये देखें, रास्ता बंद करने की कोशिश है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इसके जरिए, आईटी डिपार्टमेंट के जरिए धन बल से चुनाव लड़ा जाता है। आप पूरी तरीके से पंगु और अपाहिज बनाकर विपक्ष को आप ये चाहते हैं, नेताओं को जेल में डालकर, कि वो चुनावी मैदान में उतरे। एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अभी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी आमने सामने की लड़ाई होती है, तो जो सातिर दुश्मन होता है या सातिर पक्ष होता है, वो पहले उसकी सप्लाई लाइन को बंद करता है। मैंने कारगिल की लड़ाई कवर करने के लिए, मैं कारगिल में था 1998 में, 98 में, तो टाइगर हिल और मस्को वैली के तमाम जो चीजें थी, तो वहां वो कह रहे थे कि सप्लाई लाइन हमने बंद कर दी। दुश्मन की, मतलब पाकिस्तान के जो लोग हमारे सीमा में घुस गए थे, उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी, और इधर से हमने 3-4 दिन बाद इंतजार किया, और फिर जब उनका राशन पानी खत्म हो गया तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो मोदी और अमित शाह की जो टीम है, ये भारतीय लोकतंत्र को इसीलिए घेर करके, उसकी जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन उसका मीडिया है। मैं 30 साल से, भारत 30-32 साल हो गए भारत की पार्लियामेंट कवर करता हूं। पिछले 2 साल से मैं अंडर प्रोटेस्ट भारत के संसद कवर करने नहीं गया। ये नहीं कि मेरे पास परमानेंट पास नहीं है, लेकिन वहां भारत का जो मीडिया है उसको एक किस्म से कोविड अभी भी लागू है भारत की संसद में। मुझे और मैं स्पीकर लोकसभा से मिला, मैंने उनको बोला ये क्या मजाक हो रहा है, या आपने ये पार्लियामेंट में पत्रकारों को बंद कर रखा है, क्यों एंट्री बंद कर रखी है? जुलूस निकाला हम लोगों ने, भारत के इतिहास में पहली बार जुलूस निकाला। तो ये शुरुआत हो गई थी कि भारत के लोकतंत्र को खत्म करना है तो उसकी सप्लाई लाइन बंद करो, वहां उसके सांस लेने की क्षमता, सूचना तंत्र को खत्म करो, ताकि धीरे धीरे करके जो लोकतंत्र है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और फिर ये होगा कि भारत में चाइना मॉडल, सूचना का जो चाइना मॉडल है, वो सूचना का चाइना मॉडल लागू हो जाएगा। मतलब कि जो सरकार बताए वही खबर है, और उसके अलावा आपने वही खबर लिखी और विदाउट वेरिफिकेशन की तो उसको फेक मान लिया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट को मैं सैल्यूट करता हूं। हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को ये तय कर लिया कि आपको बाहर कर दिया, अदरवाइज वो तो जजमेंट पास करने वाले थे खबरों पर। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, तो मीडिया को खत्म करने का सिलसिला इन्होंने 2000 नोटबंदी के बाद से शुरू कर दिया था, और वो अभी खत्म करते ही आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चूंकि एक बड़ी भारी भारत के लोकतंत्र में चुनाव कराने की ऐसी बॉडी है जिसमें सारे राजनीतिक पार्टियों के इंटरेस्ट का, उनके शिकायतों का निवारण
इलेक्शन कमीशन में करता था। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी भी है, अगर उसके लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कहीं चुनाव में गलत चीजें कर रहे हैं, तो विरोधी पक्ष भी, जो छोटा पार्टी भी है, जो निर्दलीय भी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि अगर आप ऐसा करोगे तो चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। तो उसके बाद क्या होता था कि वो घिग्गी बन जाती थी उस पार्टी के। लेकिन आज तो मोदी रिजिम में ये हो गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बना दी गई है। मुझे कोई इसमें कोई एक पैसे का भी मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, जरा सा भी गुरेज नहीं है कि वो एक किस्म से इनकी ब्रांच बन गई। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। इन्होंने 3-3, 4-4 बार मैं उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि 4-4, 5-5 बार बोला कि वी विल टेक स्टर्न एक्शन। अरे क्या स्टर्न एक्शन आप लोगे भाई? आप तो आपके तो हाथ पैर बंधे हुए, आप स्टर्न एक्शन ले सकते हो? आप इतनी शिकायतें इलेक्शन कमीशन के में अपोजिशन पार्टीज की पेंडिंग हो रखी है, और आप ये बताइए, मैंने इलेक्शन कमीशन इतने सालों कवर किया, तो मैंने एक चीज सीखी वहां इलेक्शन कमीशन में कि वो एक जज की भूमिका में होते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मैं किस राज्य से हूँ और किस कैडर से हूँ, और मेरे को अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन किस पार्टी के राज में बना, मैं उसके प्रति स्वामी भक्त बना रहा हूँ। जैसे टीएन सेशन साहब ने कांग्रेस वालों को कह दिया कि डोंट थिंक दैट योर गवर्नमेंट अपॉइंटेड मी, आई विल डू व्हाट इज रिटन इन द लॉ। इलेक्शन कमीशन के जो कानून में जो कहा लिखा है, मैं उसके अनुसार काम करूंगा। और सुबह सुबह नेताओं को एक और मजाक भी करते थे, वो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा था कि मैं नेताओं को सुबह सुबह गाजर मूली की तरह खाता हूं। तो पूरे मैसेज गया था, पूरे अक्रॉस स्पेक्ट्रम गया था। तो राहुल गांधी ने, जो आपने प्रश्न किया, तो राहुल गांधी का जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन पे भी लागू होता है। और इलेक्शन कमीशन को ब्रांच में इसलिए बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है, वो निष्पक्षता तो उसी दिन खत्म कर दी थी जब उसके चयन प्रणाली, जो उसकी सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें आपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई भी नामित कैबिनेट मिनिस्टर खत्म हो गई। मतलब दो प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अगर कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट है और अपोजिशन पार्टी कहेगी कि साहब ये तो करप्ट है, ये तो आपके लिए सब्जी लाता था, ये तो ब्यूरोक्रेट आपके लिए गुजरात में सब्जी लाता था, ये तो आपका किचन कैबिनेट का मेंबर रहा है, इसको आप मत बनाइए, इससे हमारा भरोसा नहीं इस पर। उन्होंने कहा नहीं, आप कौन होते? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, चुनाव करने के लिए क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा जब निष्पक्ष चुनाव आयोग है हमारे पास, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष कहां से है? और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जो चुनाव होगा, मैं अभी तो कह रहा हूं, अभी से इस बात को कहना चाहता हूं कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होगा। इसके लिए सारा जाल तंत्र इन्होंने पहले से बिछा दिया है। और दूसरी बात, ये जो मोरालिटी की बात करते हैं ना, पॉलिटिकल मोरालिटी, महिला सुरक्षा, और वो संदेश खाली में जो बंगाल में जो लेडी है रेखा पात्रा को टिकट दे दिया कि साहब ये विक्टिम है, जो भी वहां का हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि आपने जो राजनीतिक तंत्र, जो पॉलिटिकल कल्चर इस देश में पैदा कर दिया है, तो आपका अनुसरण करने वाले, आपके विरोधी भी आपका अनुसरण करेंगे। वो आपको दिखाना चाहिए ना कि आप अगर ऐसी राजनीतिक सत्ता चला रहे हैं जिसमें आप बड़ी ईमानदारी से देश चला रहे हैं, बड़ी निष्पक्षता से देश चला रहे हैं, उसमें राजनीतिक प्रतिशोध की भावना नहीं है, तो रेखा पात्रा को बंगाल में संदेश खाली की जो विक्टिम घरेलू महिला को अगर आपने कराया, तो इसको कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मेरा इसी एक ही बात है कि बहुत अच्छा किया आपने, महिलाओं का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और जो विक्टिम महिला, मैंने तो फूलन देवी तक को संसद में 2-2 बार चुन करके आते हुए देखा। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि ये क्यों हो सकता है कि आपने बंगाल में रेखा पात्रा के साथ नाइंसाफी हुई, उसको आपने टिकट दे दिया कि ये जवाब देगी ममता बनर्जी का। लेकिन उत्तराखंड में जो भंडारी है, उसके हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको कहा कि ये वीआईपी है, इसको परोसने के लिए उसकी हत्या की गई। मेरी जानकारी के अनुसार वो बीजेपी की इलेक्शन जो स्ट्रेटजी है उसका महत्वपूर्ण किरदार बना हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है?
भारतीय जनता पार्टी को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और ये स्मृति ईरानी जो बड़ा शोर करती थी पार्लियामेंट में, इनको पौड़ी में जब वो नॉमिनेशन हो रहा था बीजेपी कैंडिडेट का, तो वहां पूछा पत्रकारों ने कि अंकिता भंडारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो भाग गई 80 किलोमीटर की रफ्तार से वहां से, क्योंकि जवाब आपके पास नहीं है। तो आपके जो दोहरे मानदंड हैं, आप कंगना रनौत का इशू उठाते हैं, महिला का ये हो गया, तो आप अंकिता भंडारी के बारे में क्यों नहीं? एक ही राज्य में दो दो चीजें क्यों चल रही है आपकी स्थिति में? तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, जो जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स है, लेकिन 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 विडंबना ये है कि इनको ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए। ये अपने आसपास ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि फाइल सारे ब्यूरोक्रेट्स की बना रखी है इन्होंने तो जजों तक की फाइल बना रखी है। तो ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, अपनी पार्टी के लोगों की फाइल बना रखी है कि अगर कोई नेता पार्टी का आंखें दिखाता है कि साहब मैं टिकट नहीं दूंगा, वो कह रहे साहब आ जाओ जरा आपको फाइल दिखा देते हैं, तो उसके खिलाफ अंड बंड उसके विरोधियों से जितने भी आरोप प्रत्यारोप, पुलिस केस, फलाना पुराना, इंक्वायरी, जांच इंक्वायरी, ईडी सीबीआई का धमकी दिखा करके ये सारा साइलेंट करे। और ये जो मॉड्यूल है ये गुजरात से इन्होंने शुरू किया कि सारे घर के बदल डालो, सारे उनके बदल दो, ताकि ये जब इलेक्शन आए तो जो सत्ता विरोधी रुझान है उसमें ये हो कि नहीं साहब, मोदी सरकार और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी तो राजा हरिश्चंद्र के दूसरे रूप है और उनके साथ जो लेकिन ये जो हमारी जो आरोप लग रहे हैं, मोदी तो बढ़िया कर रहा काम, लेकिन जो आपका एमपी है इससे पब्लिक नाराज है। ये नया धंधा इन्होंने शुरू किया है और अपने पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो फंडा है कि बदल दो और इससे सत्ता विरोधी रुझान, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर धुल जाएगा, ये इनके टोटके हैं। ये इनका एक किस्म से जिसको कहते हैं ना कि दवा दे रहे हैं लोगों को, एक दवा है, मेडिसिन है, ये घुट्टी पिला दो, उसके बाद जो है फिर उनको लालच देते हैं, नहीं आपका ध्यान रखेंगे। अभी ये किसी एमपी का टिकट काटा है तो वो किसी को रो रहा था कि उसको कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, आपको राज्यपाल या कहीं पोस्ट दिला देते हैं। तो ये इनके पास हर चीज का कोई जवाब है, हर चीज का। तो पब्लिक लाइफ, जो भारत की पब्लिक लाइफ है, और ब्यूरोक्रेट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को रिटायर्ड जीवन बिताना है। जो भी ब्यूरोक्रेट्स इनके चंगुल में है वो 50, 55, 60 के ब्यूरोक्रेट्स है, वो कोई रिटायर होने वाला है। उसके बाद वो पार्क में घूमेंगे, घरों के बाहर निकलेंगे। क्या वो सोच रहे हैं कि वो स्वतंत्रता से घर से बाहर निकल पाएंगे? पब्लिक का जो गुस्सा है, आइडेंटिफाइड है वो ब्यूरोक्रेट्स, तमाम ब्यूरोक्रेट, चाहे वो ईडी के हो, चाहे सीबीआई के हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, ये कब तक सुरक्षा देंगे? ये तो जब इनकी सत्ता आज नहीं तो कल तो जाएगी ना। सत्ता तो परमानेंट रहती नहीं है। जिस दिन सत्ता रहेगी ये तो अपना विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि रुपया पैसा इन्होंने काफी कमा लिया, तुम कहां जाओगे? तो ये तमाम सवाल है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, ये मुद्दे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ये इस इलेक्शन में जरूर इश्यू बनेंगे। और कल की जो रैली है वो बहुत निर्णायक रैली है। मैंने बहुत सारी रैली पिछले 30-35 साल से कवर की है, जिन रैलियों ने देश की फिजा बदल दी, पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी अपने मतभेदों को बुला के, ये भूल करके साहब हमको कोई सीट नहीं मिली, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सारे मतभेद भुला करके अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो जाए और कम से कम ये देश में सबसे बड़ी बुराई है, कम से कम इनको विदा करे, हाथ जोड़ के बोले कि भाई साहब इस देश को आपने बड़ा नुकसान कर दिया है, अब आप विदा हो जाइए। इस देश में रोजी रोटी रोजगार की कोई चर्चा की जाए और उस पर काम किया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, रोजी रोटी की बात करना, रोजगार की बात करना, महंगाई की बात करना, जिन पर चुनाव होना चाहिए जिन मुद्दों पर, लेकिन फिलहाल आपको पता है कि मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अगर सरकारी मीडिया की हम बात करें तो वो जाहिर सी बात है उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, और प्रशांत जी आपने भी कई सर्वेज ऐसे देखे होंगे जहां ये सर्वे कराकर ये कहा जाता है कि देखिए एमपी से नाराज है लोग, यहाँ के इन राज्यों के इन जगह के एमपी से नाराज है लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। अभी भी अनडाउटली वही सबसे पॉपुलर लीडर है। लेकिन चुनाव तो 2014 का हो, 2019 का हो और अब 2024 का, जब लड़ाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जा रहा है तो जवाबदेही भी तो उन्हीं की है। तो ये किस तरह से नई ठगी शुरू की जा रही है जनता को बेवकूफ बनाने की, और उनको लगता है वो जो भी करेंगे जनता उनको बिल्कुल सर झुकाकर एक्सेप्ट करेगी, एक बार फिर से सत्ता पर बिठाएगी। नहीं, ऐसा बुशरा जी नहीं है। होता क्या है कि सर्वे मैंने भी बहुत सारे किए हैं,
और होता क्या है कि सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको आमतौर पे लोग पसंद करते हैं, कोई भी हो। आप देखिए मनमोहन सिंह जब थे तो मनमोहन सिंह तो राजनेता नहीं थे, वो तो ब्यूरोक्रेट और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनकी भी अप्रूवल रेटिंग बहुत बढ़िया आती थी। तो ये अब मनमोहन सिंह की भी अच्छी आती थी। तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसको उसकी रेटिंग आती, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि चुनाव देखिए मुद्दों के आधार पर होते हैं। मैंने 89 से चुनाव देखे हैं बतौर पत्रकार, उसके पहले भी देखे लेकिन बतौर पत्रकार देखे हैं 89 से। चुनाव में मुद्दे हावी होते हैं और मुद्दों पर चुनाव होता है। इस बार मुद्दा मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया इस बात को करने में, इस मुद्दे को ऊपर करने में कि लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर परिणाम 1977 वाले ही आएंगे। 77 में भी यही मुद्दा था और कोई विपक्ष के पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई पार्टी नहीं थी, वो सब जेलों में थे। 30 दिन के अंदर जनता पार्टी बनी थी और चुनाव के पहले, और 1 महीने का भी समय नहीं था। उनके पास सिंबल नया नया था। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था कि सिंबल चला जाए सब जगह, लेकिन फिर भी वो हलदर किसान जीत कर आ गया, सरकार बना ली। देखिए बुशरा जी, इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो कल्चर है, कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस राजनीति को ठीक करें। अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की खेड़ा जी ने नाम लिए जिनके, चाहे वो उसमें छगन भुजबल हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा हो, प्रफुल्ल पटेल हो, नवीन जिंदल हो, सिंधिया जी हो, कोई भी हो, कल इनको वापस ना लेने बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो इसको कांग्रेस को रोकना चाहिए। ये जो कल्चर है इधर उधर जाने, आप देखिए हम लोग तो अमेरिका और यूरोप के चुनाव भी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना बुशरा जी कि कोई डेमोक्रेट रिपब्लिकन हो गया हो, कोई लेबर पार्टी का कंजर्वेटिव हो गया हो, कोई कंजर्वेटिव लेबर पार्टी में चला गया हो। वहां जिस पार्टी में वो पैदा होता है उसी में मरता है। वो पार्टी का झंडा उसके साथ उसकी कब्र में जाता है। केवल मुद्दों के आधार पर सीनेट और कांग्रेस में उनके वोट इधर उधर होते हैं, पार्टी नहीं छोड़ता है वो। यहाँ पे ये कल्चर है, आज कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में। अब बीजेपी और कांग्रेस का विचारधारा के हिसाब से आप देखिए तो 36 का आंकड़ा है। कैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो कल तक बीजेपी में था, जो हिंदू राष्ट्र बना रहा था, आज वो सेकुलर बनाएगा, सेकुलर इंडिया बनाएगा कांग्रेस में आने के बाद। कोई व्यक्ति जो कि झंडा लेके बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहा हो, आज वो कांग्रेस में आके बड़ा सेकुलर और मानवतावादी हो गया। ये कांग्रेस को रोकना चाहिए। इस कल्चर को कांग्रेस को ही रोक सकती है, क्योंकि बीजेपी इसको अभी नहीं रोकेगी। कल को बीजेपी भी अपने आप को रिडिस्कवर करेगी। इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये है राजीव बुशरा जी कि कांग्रेस को 2-3 बड़े स्पष्ट वादे करने चाहिए। एक ब्यूरोक्रेसी में एक कोई वो कमीशन बनाएंगे जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को पनिश करेगा, और दूसरा मीडिया के बारे में वो क्या करेंगे। प्रेस की आज़ादी को सैक्रोसेंट रखते हुए मीडिया के बारे में एक नई सोच आनी चाहिए। ये 4-6 करोड़पति लोग इस देश का मीडिया चलाएंगे और इस देश की जनता को जिस तरफ दंगाई बना, क्या कर रहा है ये जिसको हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, ये जो सरकारी बीजेपी के पक्ष मीडिया है, ये सरकार का पक्ष ले रहा है वो अलग बात है, समाज में नफरत खोल रहा है, भाई भाई को लड़वा रहा है। रोज रात में शाम को अभी से कुछ देर बाद इनकी दुकान नफरत की सज जाएंगी। मुसलसल 10 साल से इंडिया नफरत फैला रहा है समाज में। कांग्रेस कल सत्ता में आएगी और उनको नया टॉपिक अभी फिलहाल जी, और अभी नया टॉपिक उनको प्रशांत जी मुख्तार अंसारी मिल गए हैं। लगातार आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर कैसे उसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है, और हम ये देखेंगे आने वाले चुनाव में
इसमें कोई कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने देखा अतीक अहमद से लेकर तमाम लोगों के नाम लेकर ये कहा गया अमित शाह की तरफ से या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिट्टी में मिला देने की बात कही गई। मतलब एक तरफ आप ये देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के थ्रू अगर उन्होंने क्राइम किया है तो वो जेल गए हैं, कानून ये तय करता है उनको क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, लेकिन हर बात का क्रेडिट, जैसे राम मंदिर बनवाया वैसे इन सबको हमने जेल भेजा, देखिए सबको खत्म कर दिया। ये दिखाना कि देखिए मुसलमान जो होते हैं दरअसल वो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, अगर नेता भी होते हैं तो देखिए किस तरह के नेता होते हैं। यही सब कुछ किया जाएगा क्योंकि आखिरी हथकंडा बीजेपी के पास यही है प्रशांत जी। हाँ, लेकिन कांग्रेस को इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए। मुझे याद है कि रायपुर में जब इनका पार्टी का अधिवेशन हुआ था तो उसके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में एक लाइन मुझे याद है कि थी कि वो एक कमीशन बनाएंगे इन अफसरों के जांच के लिए सत्ता में आने के बाद। ये बात बार बार कहने की है क्योंकि ये अफसर जो कोटरी बन गई है, ये कोटरी केवल बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही है, ये संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है कोटरी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सलूशन ब्यूरोक्रेट से निकलवा रहे हैं। तो मान लीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अच्छी पैठ है, भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीते उन्होंने 3 बार। अब दिल्ली में उनके गली गली कार्यकर्ता है। कांग्रेस भी यहाँ पे ट्रेडिशनली मजबूत रही है, बीजेपी भी स्ट्रांग रही है। अब अगर दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी जीतना वापस चाहती है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को अगर आप राजनाथ सिंह के साथ में ले जाएंगे या नितिन गडकरी के साथ में ले जाएंगे या अपने पॉलिटिकल बोर्ड में ले जाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले जाएंगे, तो वो उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन बताएंगे कि मुद्दे उठाओ, अलायंसेस करो, जो भी करो। अब आपने ब्यूरोक्रेसी से अगर आप सोल्यूशन मांगेंगे पॉलिटिकल प्रॉब्लम का कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी का अलायंस हो गया, ये बीजेपी के लिए खतरा होगा, तो ब्यूरोक्रेट क्या करेगा? केस लगा दो, बंद कर दो, इनकम टैक्स भेज दो, सीबीआई भेज दो, पुलिस लगा दो। ब्यूरोक्रेसी वही सोल्यूशन निकालेगी और मोदी साहब इस ट्रैप में फंस गए हैं। ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, इसका उल्टा असर होता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो राजीव जी के साथ भी डिबेट में मैंने कही एक बार, कि पॉलिटिकल थिएटर मोदी साहब दिल्ली ले आए अयोध्या से। 2019 के इलेक्शन में पॉलिटिकल थिएटर पुलवामा था, अब आप दिल्ली ले आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, इनके पास पूरे पॉलिटिकल ड्रामा करने की वैसी ही क्षमता जैसे बीजेपी की, बल्कि 4 हाथ आगे हैं उनसे। सोशल मीडिया भी उनका स्ट्रांग है। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस भी है, दिल्ली में पूरी दुनिया का मीडिया है, भारतीय भाषाओं के सारे मीडिया है यहाँ पे। तो आप दिल्ली को पॉलिटिकल थिएटर बनाएंगे, दिल्ली में कुछ भी होगा पूरी दुनिया में जाएगा। इसलिए आप देखिए कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो यूएन नहीं बोला, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में अमेरिका जर्मनी नहीं बोला, केजरीवाल की गिरफ्तारी में यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, दुनिया भर के देश बोल रहे हैं। ये नुकसान मोदी जी ने किया है पॉलिटिकल थिएटर को दिल्ली में लाकर। तो ये कहना है कि बड़े चाणक्य हैं और बड़ी सूझबूझ है, ऐसा भी नहीं है। और ये इसका बहुत नुकसान हो, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदी क्षेत्र में नुकसान हो। और बीजेपी हिंदी क्षेत्र में ही है, हिंदी क्षेत्र के बाहर अभी बहुत ही स्थिति खराब है उनकी। दूसरा जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और ये तमाम चीजें देखने की हैं और समझने की हैं, ये समझने की जनता की भी है, वो अपने आंख कान खोलकर सब कुछ देखें कि दरअसल उनको एक बार फिर से बेवकूफ बनाकर उनकी वोटों की ठगी करने का पूरा प्लान जो है, जो तैयार करके उनके सामने पेश किया जा रहा है, क्या एक बार फिर से उसी ठगी का वो हिस्सा बनना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो आपके मुद्दों की बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है कि कैसे आपकी थाली में खाना आए, कैसे आपके बच्चे को रोजगार मिले, कैसे आपके बच्चे
जब पेपर्स की तैयारी करें तो वो कैंसिल ना हो पेपर्स, या फिर वो लीक ना हो, कैसे अग्निवीर के जरिए नौजवानों के साथ ये इस तरह की ठगी ना की जाए, वो तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं लोकतंत्र और संविधान और सबको बचाने के। और दूसरी तरफ आपको पता है कि क्या है, सिर्फ एक चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी। उनके पास मुद्दा विहीन एक तरह से उनकी पूरी सियासत है, और एक बार फिर से वही परोसने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वो एक बार फिर से आपके सामने वही बताएंगे कि देखिए कैसे मुझे सब लोग मिलकर गालियां दे रहे हैं, क्योंकि गालियों का हिसाब मोदी जी से ज्यादा अच्छा कोई और रख नहीं पाता है। लेकिन कल की जो इंडिया गठबंधन की जो महारैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम लगातार आप सुबह से ही वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम आपको कवरेज हम आपको पहुंचाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल दोनों मेहमानों का, उमाकांत जी, प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।